पोटेंशियल स्टेप में जो रीजन फर्स्ट है x लेस देन 0 सिचुएशन के लिए, उसके लिए पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 0 है, और जो रीजन सेकंड है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए है। उस रीजन में जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो V0 कांस्टेंट है। एक पार्टिकल जिसकी एनर्जी बैरियर हाइट V0 से ज़्यादा है वह रीजन फर्स्ट से सेकंड की ओर मोशन कर रहा है। इससे रिलेटेड जो वेव फंक्शन है उसके बारे में इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। रीजन फर्स्ट में पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और पार्टिकल जब सेकंड रीजन में एंटर करेगा तो उसमें जाने की प्रोबेबिलिटी एनर्जी के अनुसार किस प्रकार से चेंज होगी, वो हम क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार स्टडी करेंगे। रीजन फर्स्ट में जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो होगी -h² बाई 2m d2 psi फर्स्ट बाई dx² प्लस 0 इक्वल टू e psi फर्स्ट x। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है d2 psi फर्स्ट x अपॉन dx² इक्वल टू -2me अपॉन h² psi फर्स्ट x। 2me अपॉन h² कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, इसको हम k² पुट कर देते हैं तो d2 psi फर्स्ट x बाई dx² इक्वल टू -k² psi फर्स्ट x। यह टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो रीजन फर्स्ट में है। इस इक्वेशन को 2 नंबर कह रहे हैं हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को, और इसके जो सॉल्यूशन होंगे psi फर्स्ट x इक्वल टू a e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस आयोटा kx। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं। a और b यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनकी हम वैल्यू पता करना चाहेंगे। यदि हम इस इक्वेशन को टाइम डिपेंडेंट पार्ट e की पावर माइनस आयोटा e t अपॉन h बार से मल्टीप्लाई कर दें तो जो इसमें फर्स्ट टर्म है यह टर्म पार्टिकल के इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकंड टर्म है वो बैरियर से रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। रीजन सेकंड में जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी उसकी फॉर्म होगी -h² अपॉन 2m d2 psi सेकंड बाई dx² प्लस V0 psi सेकंड x इक्वल टू e psi सेकंड x। इसको सोल्व करें तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी यहाँ पर ये टर्म फिर कांस्टेंट है, और इस टर्म को जो हम है के डैश स्क्वायर कह देते हैं। तो
फाइनल श्रोडिंगर इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास रीजन सेकंड में, वो हो जाएगी d2 साई सेकंड डिवाइडेड बाय dx स्क्वेयर इक्वल टू माइनस k डैश स्क्वेयर साई सेकंड x। इसे इक्वेशन फिफ्थ कह देते हैं। इस श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा c e की पावर आयोटा k डैश x प्लस d e की पावर माइनस आयोटा k डैश x। हमारे पास ये जो बैरियर है इसमें पार्टिकल की एनर्जी जो है E वो ग्रेटर देन V0 है। तो ये जो सेकंड रीजन है उसमें यदि हम इस इक्वेशन नंबर 6 को टाइम डिपेंडेंट पार्ट e की पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच बार से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें जो ये फर्स्ट टर्म है ये है पार्टिकल के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन को रिप्रेजेंट करती है, मींस प्लस एक्स डायरेक्शन में मोशन को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो सेकंड टर्म है पार्टिकल के बैकवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्स एक्स डायरेक्शन में या रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और क्योंकि यहाँ इस वाले टर्म का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगफुल जो है वो टर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो d इक्वल टू 0 लेंगे। तो हमारे पास जो साई सेकंड x जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी c e की पावर आयोटा k डैश x। तो इस प्रकार हमारे पास जो साई फर्स्ट और साई सेकंड की जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो हो जाती है साई सेकंड इक्वल टू सी ई की पावर आयोटा के डैश एक्स और साई फर्स्ट एक्स इक्वल टू हो जाता है ई ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। इक्वेशन नंबर 3 जो है उसी को ही यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार हमारे पास में साई फर्स्ट एक्स और साई सेकंड एक्स की वैल्यू मिलती है। साई फर्स्ट एक्स जो है वो रीजन फर्स्ट में श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, साई सेकंड एक्स जो है वो सेकंड रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम ए बी और सी की जो वैल्यू है वो बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशन से ज्ञात करना चाहेंगे। बाउंड्री और कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू 0 पर साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकंड है और डी साई फर्स्ट बाई डी एक्स इक्वल टू डी साई सेकंड बाई डी एक्स है। साई फर्स्ट और साई सेकंड की वैल्यू रखें और सॉल्व करें तो हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू सी मिलता है और इसको सॉल्व करने पर k a माइनस बी इक्वल टू k डैश सी मिलता है। इन दोनों इक्वेशन को यदि हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास b बाई ए की जो वैल्यू मिलती है वो हो जाती है k माइनस के डैश डिवाइडेड बाई k प्लस के डैश। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 8 हो जाती है। इसी प्रकार c बाई ए की जो वैल्यू मिलती है सॉल्व करने पर वो हो जाती है 2k k प्लस के डैश और ये इक्वेशन नंबर हो गई। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो हम जानते हैं माइनस आयोटा h बार अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। रीजन फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ज्ञात करने के लिए जे के फार्मूले में साई के स्थान पर हम साई फर्स्ट की वैल्यू पुट कर देंगे और इसी प्रकार साई स्टार के स्थान पर साई फर्स्ट स्टार की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास सोल्व करने पर वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हो जाएगी v a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस b के मैग्नीट्यूड स्क्वायर।
यहाँ पर v जो है वो होगा h बार k बाई m, पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि फर्स्ट रीजन में है। इसी प्रकार रीजन सेकंड में जो कि x ग्रेटर देन 0 के लिए है, उस रीजन में इस रीजन के अंदर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी v डैश c मैग्नीट्यूड स्क्वायर। यहाँ v डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी h बार k डैश बाई m। अब हम कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन पता करना चाहेंगे। इससे पहले पार्ट में हम R को डिफाइन कर चुके हैं, और R जो होता है वो J रिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय J इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो J रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर V मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को, और J इंसिडेंस जो है V A के मैग्नीट्यूड स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास B बाई ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा, और B बाई ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 8 से पुट कर दें तो हमारे पास में R की वैल्यू मिल जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ R जो है वो हो जाएगा K माइनस K डैश डिवाइडेड बाय K प्लस K डैश का होल स्क्वायर। और क्योंकि K और K डैश की वैल्यू हमें मालूम है, वो वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो हमारे पास में सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाती है 1 माइनस V0 बाई ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस V0 बाई ई का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के अनुसार हमें पता चलता है कि जब पार्टिकल की एनर्जी E इक्वल टू V0 हो तो R की वैल्यू 1 होगी, या फिर E की वैल्यू लेस देन V0 हो तो भी R की वैल्यू 1 होगी, और E की वैल्यू ग्रेटर देन V0 होने पर R की कुछ वैल्यू हमें मिलती है, बट ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, फाइनाइट वैल्यू मिलती है। जबकि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जब एनर्जी पार्टिकल की V0 से अधिक होगी तो R की वैल्यू वहाँ पर 0 होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर के कारण जो है पार्टिकल के रिफ्लेक्शन की भी पॉसिबिलिटी है, या उसके वेव फंक्शन के परावर्तन की जो है वो पॉसिबिलिटी है। और जब E का मान V0 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस सिचुएशन में R की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। R और K डैश बाई K में ग्राफ प्लॉट करें तो जब K डैश की वैल्यू 0 हो तो उस सिचुएशन में R की वैल्यू जो है वो 1 होती है। इस प्रकार हमें R और K डैश बाई K में जो ग्राफ है वो डायग्राम में दिखाए अनुसार प्राप्त होता है। कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, पारगमन गुणांक T की वैल्यू पता करना चाहते हैं। पारगमन गुणांक T जो है वो ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की इंटेंसिटी और इंसिडेंट वेव फंक्शन के प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की इंटेंसिटी के रेशियो के इक्वल होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि T इक्वल टू J ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय J इंसिडेंट। इनकी वैल्यू पुट करें तो V डैश C मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय V A मैग्नीट्यूड स्क्वायर। C बाई A की जो वैल्यू है 2K डिवाइडेड बाय K प्लस K डैश की इक्वल होती है। वैल्यू पुट कर दें तो T की जो हमें वैल्यू मिलती है वो हो जाती है K डैश बाई K
2k k प्लस k डैश होल स्क्वायर और 4k k डैश डिवाइडेड बाई k प्लस k डैश होल स्क्वायर। k और k डैश की वैल्यू पुट कर दें और सोल्व करें तो हमारे पास फाइनल वैल्यू मिलती है आर की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 1 माइनस वी जीरो बाई ई रूट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस वी जीरो बाई ई रूट होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चलता है यदि हम आर प्लस टी करें तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिलती है। और t की वैल्यू से हमें यह भी पता चलता है कि जब e ग्रेटर देन v0 होता है तो t की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल नहीं होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब e ग्रेटर देन v0 है तो t और r दोनों की कुछ फाइनाइट वैल्यू इस प्रकार होती है कि दोनों का सम जो है वो 1 मिलता है। तो इस प्रकार जब e ग्रेटर देन v0 हो तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पार्टिकल के रिफ्लेक्शन की भी संभावना होती है। और जब e ग्रेटर देन v0 हो, k डैश की वैल्यू जो है वो नियर अबाउट k के इक्वल हो, तो उस सिचुएशन में जो है t की वैल्यू 1 हो जाएगी। और पार्टिकल का जो है वो परावर्तन नहीं होगा। इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करें k डैश बाई k में, तो ये हमारे पास ग्राफ इस प्रकार से मिलता है। जब k डैश बाई k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसके बाद t की वैल्यू जो है वो 1 होगी। और जब k डैश बाई k की वैल्यू 1 से कम होगी तब t की वैल्यू भी 1 से कम होगी। यदि हम t और e बाई v0 में ग्राफ प्लॉट करें तो यह ग्राफ हमारे पास में इस प्रकार मिलता है। जब e बाई v0 की वैल्यू 1 से कम हो तो t की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। और जैसे जैसे e बाई v0 की वैल्यू बढ़ने लगेगी, 1 से ज़्यादा होने लगेगी, तो जो यह ग्राफ है इस प्रकार बढ़ेगा और बाद में जो है इसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि t की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। उस स्थिति में r की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इस प्रकार जब किसी पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर हाइट v0 से ज़्यादा हो तो उसके परावर्तन और ट्रांसमिशन दोनों की फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। r प्लस टी की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यदि उसकी एनर्जी जो है पोटेंशियल बैरियर हाइट से बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन में r की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है।